हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इसमें अब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं और सोलर सिस्टम में हमने जो मून है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और अपने इस लेक्चर में हम जो मून से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जो भी पेपर्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंड ऑन द मून? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969। ठीक है, व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंड ऑन द मून, इसका आंसर हो जाएगा 1969। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, on 20th July 1969 for the first time man landed on moon. 3 astronauts sent with Apollo 11 mission to the moon were Neil Armstrong, Michael Collins and Buzz Aldrin. Among these astronauts, only Neil Armstrong and Edwin Aldrin walked on the surface of the moon. On 16 July 1969, initiating its flight from Florida, USA, Apollo 11 landed on the Sea of Tranquility upon the moon on 20th July 1969. On 21st July 1969, it started return journey from the moon towards the earth and finally landed in the Pacific Ocean on 24th July 1969. तो क्या पढ़ा ही इसमें हमने कि व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंड ऑन द मून, आंसर हो जाएगा 1969। ऑन 20th July 1969 फॉर द फर्स्ट टाइम मैन लैंडेड ऑन मून। 3 एस्ट्रोनॉट्स sent with the Apollo 11 mission to the moon were Neil Armstrong, Michael Collins and Buzz Aldrin. Among these astronauts, only Neil Armstrong and Edwin Aldrin walked on the surface of the moon on 16th July 1969. Initiating its flight from Florida, USA, Apollo 11 landed on the Sea of Tranquility upon the moon on 20th July 1969. On 21 July 1969, it started return journey from the moon towards the earth and finally landed in the Pacific Ocean on 24th July 1969. सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन, आंसर हो जाएगा मून। ठीक है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन मून। एरिया ऑफ large the black patch as seen from the earth is called lunar mare or the sea of tranquility. Area of large the black patch as seen from the earth is called lunar mare or the sea of tranquility, which is found on the large area of the moon where spacecraft Apollo 11 landed in 1969. ठीक है, Neil Armstrong was the first person to touch the surface of the moon, followed by Edwin Aldrin. Question number 2, the Sea of Tranquility lies on moon. Area of large the black patches as seen from the earth is called the lunar mare or the Sea of Tranquility, which is found on the large area of the moon where spacecraft Apollo 11 landed in 1969. Neil Armstrong was the first person to touch the surface of the moon, followed Edwin Aldrin. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन और रीज़न को पढ़ना है, फिर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। असर्शन है, द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, रीज़न आर दिया है। रीज़न आर है, द मून completes one rotation around its own axis in 23.5 days, which is about the same time that it takes to the orbit of the earth. ठीक है, टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, रीज़न आर विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। कितने टाइम पे एक रोटेशन कंप्लीट करता है मून अपने एक्सिस के? इसका आंसर हो जाएगा
27 डेज़, ठीक है, 27 डेज़, अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज़ में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, 23 डेज़ नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन ए इज़ राइट बट रीज़न आर इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज इलिप्टिकल, द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज इलिप्टिकल एंड tilted and therefore we can see only 59% of the moon surface at a time. मून कितना टाइम लेता है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में? मून टेक्स 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। मून टेक्स 27 days 7 hours 43 minutes to rotate on its axis. This is also the time of one revolution of the moon around the earth. This is the reason why we see always the same face of the moon. Therefore statement A is correct but reason R is incorrect, ठीक है। The orbit of the moon around the earth is elliptical and it tilted and therefore we can see only 59% of the moon surface at a time. मून कितना टाइम लेता है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में? मून टेक्स 27 डेज, मून टेक्स 27 डेज 7 hours 43 minutes to rotate on its axis. This is also the time of one revolution of the moon around the earth. This is the reason why we see always the same face of the moon. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, Consider the following statements and answer the question with the help of quotes given below. इसमें भी क्या है, assertion और reason दिए गए हैं, तो बताना है कि assertion और reason करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। तो assertion क्या है? Only one side of the moon's surface is visible from the earth, ठीक है, assertion ये है। तो assertion क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट है रीज़न आर, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। जब हम मून की थ्योरी को पढ़ रहे थे तो इसमें हमने पढ़ा था कि द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो इसमें असर्शन और रीज़न क्या है? आर, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन क्या है? ओनली वन साइड ऑफ द मून सरफेस इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, ओनली वन साइड ऑफ द मून सरफेस इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ, बिल्कुल सही है। इसका रीज़न क्या है? द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस इज़ इक्वल टू द पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, वी कैन सी वन साइड ऑफ द मून सरफेस फ्रॉम द अर्थ एज मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज elliptical and tilted. We see only one side of the moon surface from the earth as moon's orbit around the earth is elliptical and tilted. Therefore स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट, ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है अर्थ सैटेलाइट मून, जो अर्थ का जो सैटेलाइट है मून, अर्थ सैटेलाइट मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम टाइम ऑफ 27 days 7 hours and 43 minutes. Earth's satellite moon rotates on its axis and revolves around the earth in the same time of 27 days 7 hours and 43 minutes, ठीक है, 27 days 7 hours and 43 minutes. Therefore reason R is also correct. Since the synchronized rotation distribution of mass upon the moon is unsymmetrical, gravitation of the earth makes one hemisphere of the moon attracted towards it. Therefore reason R explains statement A correctly, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन द सरफेस ऑफ मून टू पर्सन्स कैन नॉट लिसन टू ईच अदर एज। इसको भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो मून की सरफेस में अगर दो एस्ट्रोनॉट हों तो वो क्या है, अगर आपस में बात करें तो वो उनको एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मून में क्या होता है, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द मून टू पर्सन्स कैन नॉट लिसन टू ईच अदर एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। ठीक है, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है फॉर कम्युनिकेशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन ऑफ साउंड वेव्स ए मटेरियल मीडियम इज नीडेड एंड द एटमॉस्फेयर इज सच ए मीडियम। एट द मून द एटमॉस्फेयर इज absent। ठीक है, मून में क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो absent है। दैट इज़ वाई टू people cannot listen to each other on the moon. For communication of the sound wave, a material medium is needed and the atmosphere is such a medium. At the moon, the atmosphere is absent. That is why two people cannot listen to each other on the moon. Next question है क्वेश्चन नंबर 6, When does a lunar eclipse takes place? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, When the earth comes between the sun and the moon. ठीक है, When the earth comes between the sun and the moon, तब क्या होता है, लूनार इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण होता है। लूनार इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। व्हेन द अर्थ comes between the moon and the sun. When the earth comes between the moon and the sun, the moon gets into the dark due to obstruction of light rays coming from the sun by the earth. Type of the lunar eclipse and its length depend upon the relative motion of the moon and its orbital path. A lunar eclipse only occurs on the full moon day. ठीक है, ए लूनार इक्लिप्स ओनली अकर्स ऑन द फुल मून डे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, व्हेन डज ए लूनार इक्लिप्स टेक्स प्लेस? द लूनार इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है, व्हेन द अर्थ comes between the moon and the sun, the moon gets into the dark due to obstruction of light rays coming from the sun by the earth. Type of the lunar eclipse and its length depend upon the relative position of moon and its orbital path. A lunar eclipse only occur on the full moon day. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लूनार इक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन। लूनार इक्लिप्स कब होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, लूनार इक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सिचुएशन लूनार इक्लिप्स अकर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फुल मून। ठीक है, इन विच सिचुएशन लूनार इक्लिप्स अकर्स? लूनार इक्लिप्स अकर्स ऑन फुल मून। ठीक है, लूनार इक्लिप्स अकर्स ऑन फुल मून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है द मेन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर ब्राइटनेस। ठीक है, द मेन condition responsible for greater brightness of the moon on the full moon day of the 22nd December 1999 was। तो इसका आंसर क्या था, पेरिजी। ठीक है, द मेन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर ब्राइटनेस ऑफ द मून ऑन द फुल मून डे ऑफ 22nd December 1999 was पेरिजी। द मेन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर brightness of the moon on the full moon day of 22nd December 1999 was Perigee. Perigee is the closest point to the earth. ठीक है, Perigee is the closest point to the earth. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द मेन कंडीशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर ब्राइटनेस ऑफ द मून ऑन द फुल मून डे ऑफ 22nd December 1999। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
पेरिजी हो जाएगा, क्योंकि जब पेरिजी की कंडीशन तभी बनती है जब क्या होता है, जब अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। तो उस टाइम पर हमें मून कैसा दिखाई देगा, मून की जो ब्राइटनेस है वो ग्रेटर दिखाई देगी, लार्ज दिखाई देगी, मून काफ़ी ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन हुई थी फुल मून डे ऑफ 22 दिसंबर 99 को, क्योंकि तब क्या आकर हुआ था, पेरिजी की कंडीशन बनी थी। द मेन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर ब्राइटनेस ऑफ द मून ऑन द फुल मून डे of 22 December 1999 was Parisi. Parisi is the closest point to the earth. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the moon size is half of the full moon, the angle between the sun, the earth and the moon is, क्वेश्चन क्या पूछा है, when the moon size is half of the full moon, the angle between the sun, the earth and the moon is, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द मून साइज इज हाफ ऑफ द फुल मून, द एंगल बिटवीन द सन, द अर्थ एंड द मून इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द मून साइज इज हाफ ऑफ द फुल मून, द एंगल बिटवीन द सन, द अर्थ एंड द मून इज, आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, when the moon size is half of the full moon, when the moon size is half of the full moon, the angle between the sun, the earth and the moon is 90 degree। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द ऑड वन। ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है मून और ऑप्शन डी है अर्थ। इसमें से जो ऑड वन है उसको चूज़ करना है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्स, मरकरी और अर्थ ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही प्लैनेट्स हैं, जबकि मून क्या है, मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मून क्या है, एक सैटेलाइट है, तो यहाँ पर ऑड वन क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। Mars, Mercury and Earth, all these three come under the category of the planet, while the moon is a satellite of the earth. All the three revolves around the sun and the moon revolves around the earth. So the moon comes under a different category. Moon क्या है, moon is a satellite of the earth, जबकि बाकी के जो तीन हैं, Mars, Mercury and Earth, ये तीनों क्या हैं, planets हैं। ठीक है, और ये तीनों ही सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जबकि मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लैनेट। तो बताना है इसमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मून। जैसा कि अभी हमने देखा कि मून क्या है, मून इज़ ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, अर्थ का एक सैटेलाइट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, तो क्या है, सबसे पहले है प्लैनेट, प्लैनेट हो जाएगा यूरेनस, सैटेलाइट हो जाएगा मून, कॉमेट हो जाएगा हेली और हो जाएगा नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट। आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट कौन सा है, मैरिनर। मैरिनर इज़ ए आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट। हेली क्या है, हेली इज़ ए कॉमेट। मून क्या है, मून इज़ ए सैटेलाइट। यूरेनस क्या है, यूरेनस इज़ ए प्लैनेट। इस तरीके से हम मैच कर लेंगे। मून क्या है, ऐसे करके मून एक सैटेलाइट है। ठीक है, और प्लैनेट, ठीक है, यूरेनस क्या है, यूरेनस इज़ ए प्लैनेट। कॉमेट, हेली इज़ ए कॉमेट। आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट, मैरिनर, मैरिनर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूरेनस इज़ ए प्लैनेट, मून इज़ अ सैटेलाइट, हेली इज़ ए कॉमेट एंड मैरिनर इज़ ए आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट। और अगर इसको हम ऐसे देखें तो प्लैनेट में आ जाएगा यूरेनस, सैटेलाइट में आ जाएगा मून, इसके बाद कॉमेट में आ जाएगा हेली और आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट में आ जाएगा मैरिनर। The moon is the only satellite of the earth. The Uranus is a planet which in terms of distance with the sun is the 7th place. ठीक है, Mariner 9 is an artificial spacecraft launched to explore the planet Mars. ठीक है, Mariner 9 is an artificial spacecraft launched to explore the planet Mars on 30th May 1971 by NASA of USA. Halley is a comet.
और हेली क्या है? हेली इज़ ए कॉमेट विच वॉज सीन फ्रॉम द अर्थ इन 1835, 1910, 1984 एंड 1985। ठीक है, सबसे पहले मून, हम जानते हैं कि मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यूरेनस क्या है? यूरेनस इज़ ए प्लैनेट which in terms of distance with the sun is at the 7th place. Mariner 9 क्या है? Mariner 9 is an artificial spacecraft launched to explore the planet Mars on 30th May 1971 by NASA of USA. Next है Halley. Halley क्या है? Halley is a comet. Halley is a comet which was seen from the Earth in 1835, 1910, 1984 एंड 1985। नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा अब। द ब्लू मून फिनोमेनन अकर्स व्हेन। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि जो ब्लू मून का फिनोमेनन है वो कब अकर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फुल मून्स अकर इन द सेम मंथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लू मून फिनोमेनन अकर्स व्हेन। इसका आंसर हो जाएगा 2 फुल मून्स अकर इन द सेम मंथ। ठीक है, ए ब्लू मून इज़ ए फिनोमेनन involving the appearance of an additional full moon within a given period. Since full moon occurs roughly after every 29.5 days, therefore after every 2.7154 years, an additional duration of 29.5 days accumulates in the calendar, giving way to an additional full moon. It is called a blue moon. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द ब्लू मून। क्या पढ़ा हमने ब्लू मून के बारे में? क्या था क्वेश्चन नंबर 14? द ब्लू मून फिनोमेनन अकर्स व्हेन 2 full moons occur in the same month. A blue moon is a phenomenon involving the appearance of an additional full moon within a given period. Since full moon occurs roughly, ठीक है, since full moon occurs roughly after every 29.5 days, therefore after every 2.7154 years, an additional duration of 29.5 days accumulates in the calendar, giving way to an additional full moon. It is called a blue moon. ठीक है, it is called a blue moon. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इट्स वेट डिक्रीजेज। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, इट्स वेट डिक्रीजेज। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर अर्थ से मून में ले जाते हैं तो क्या है कि हमने देखा था कि जो मून की ग्रेविटी है वो कितनी है? 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी है। इसीलिए क्या है, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ से मून में ले जाया जाता है तो जो उसका वेट है वो कितना हो जाता है? 1/6 ऑफ द इट्स ओरिजिनल वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून। इसका आंसर हो जाएगा इट्स वेट डिक्रीजेज। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी प्लेनेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है कि W इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, मास ये हो गया और ग्रेविटी हो गई ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। जैसा कि हमको पता है कि जो अर्थ की जो ग्रेविटी है, अगर हम क्या हैं उसे ले जाएं अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर ले जाते हैं? मून में। तो जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/6। तो इसका वेट क्या हो जाएगा? पहले से जो अर्थ का जो ओरिजिनल वेट है उसका 1/6 हो जाएगा। यानी वेट अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ले जाते हैं अर्थ से मून में तो उसका वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन एनी प्लेनेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद मून्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/6 ऑफ द अर्थ।
ठीक है। देयरफॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द मून इट्स वेट डिक्रीजेज टू 1/6 ऑफ द इट्स ओरिजिनल वेट। फॉर्मूला क्या है इसका? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। और अगर हमें पता है कि जो मून पर जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो 1/6 ऑफ द अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसका वेट है वो भी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़, इसका आंसर हो जाएगा 364,000 किलोमीटर। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 364,000 किलोमीटर। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3,84,400 kilometer. In the given option, only the option of 3,64,000 kilometer is closest to the actual figure. The minimum distance between the moon and the earth is 3,63,300 किलोमीटर। जब हमने पेरिजी के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ इज़ 3,63,300 किलोमीटर, 3,63,300 किलोमीटर। ये क्या है? पेरिजी है। ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ है। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, एपोजी जिसे हम कहते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है मून और अर्थ की, वो कितनी है? 4,05,500 किलोमीटर। वाइल द एवरेज डिस्टेंस कितनी है मून और अर्थ की? मून से अर्थ की जो भी एवरेज डिस्टेंस है वो है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। क्या पूछा है यहाँ पर? द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़, अगर हम पेरिजी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? पेरिजी हो जाएगी 3,63,300 किलोमीटर। और एपोजी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 4,05,500 किलोमीटर, ठीक है। और वैसे यहाँ पर जो एवरेज डिस्टेंस होती है मून की, ठीक है, मून फ्रॉम द अर्थ, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, जो मून की अर्थ से जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो सबसे क्लोजेस्ट है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 3,64,000 हो रहा है ये, ठीक है, 3,64,000 किलोमीटर हो रहा है। जबकि जो एवरेज डिस्टेंस है मून की अर्थ से वो कितनी है? मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए, 364,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और वैसे कितना होगा? द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3,84,400 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, ए कंट्री बाय सेंडिंग इट्स सेलेने that is selenological and engineering explorer in the orbit of the moon became the first country in Asia. The country which achieved this fame is, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ए कंट्री बाय सेंडिंग इट्स सेलेनी दैट इज सेलेनोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग एक्सप्लोरर सेलेनी इन द ऑर्बिट ऑफ द मून बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया। द कंट्री विच अचीव्ड दिस फेम इज आंसर हो जाएगा जापान। सेलेनी इज ऑल्सो नोन एज कागुया, ठीक है। कागुया इज एन orbiter spacecraft sent to the orbit of the moon by Japan on 14th September 2007. It revolved around the moon for 1 year 8 months successfully, and after that it fell upon the surface of the moon at Gill crater voluntarily, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ए कंट्री बाय सेंडिंग इट्स सेलेनी दैट इज सेलेनोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग एक्सप्लोरर इन द ऑर्बिट ऑफ द मून बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया। द कंट्री विच अचीव्ड दिस फेम इज, आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है। सेलेनी इज ऑल्सो नोन एज कागुया। सेलेनी इज ऑल्सो नोन एज कागुया इज an orbiter spacecraft sent to the orbit of the moon by Japan on 14th September 2007. It revolved around the moon for 1 year 8 months successfully, and after that it fell upon the surface of the moon at गिल क्रेटर वॉलंटरीली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या था? ए कंट्री बाय सेंडिंग इट्स सेलेनी दैट इज सेलेनोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग एक्सप्लोरर इन द ऑर्बिट ऑफ द मून बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया। द कंट्री विच अचीव्ड दिस फेम इज जापान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो मून से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लिया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।